बात करेंगे सीटेट टैगवर्ड्स की। और ये नए वाले टैगवर्ड्स आपके सबसे ज़्यादा संशोधित और सबसे ज़्यादा लेटेस्ट जो है टैगवर्ड्स हैं, यानी कि 2024 के सबसे ज़्यादा नए टैगवर्ड्स की आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से ही बनाए गए हैं। नए सिलेबस के हिसाब से, नए पाठ्यक्रम के और नए कंटेंट के हिसाब से ये टैगवर्ड्स बनाए गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुराने वाले अब उतने काम आते नहीं है, पुराने जितने टैगवर्ड्स थे वो उतने इफेक्टिव नहीं रहे, इसलिए जो है ना बनाए हैं। सीडीपी वाले टैगवर्ड्स की बात करेंगे, नेगेटिव टैगवर्ड्स, पॉजिटिव क्या होते हैं। इन टैगवर्ड्स और ट्रिक्स के ये कुछ शब्द होते हैं जिनके माध्यम से आप जो है तुरंत जो है प्रश्न को देखते ही उसका आंसर लगा सकते हो, यानी प्रश्न में वो शब्द देख के आप पता लगा सकते हो कि उसका 4 ऑप्शन में से कौन-सा ऑप्शन आपका सही है और गलत वाला कौन-सा है, ये भी आप पता लगा सकते हो। केवल 10 सेकंड में आप आंसर दे दोगे प्रश्न को देख करके। और इसके साथ में ही आप जो है समय बचाओगे। समय बचेगा और जो प्रश्न आपको नहीं आते वो भी आपके सही हो सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा तो इन शब्दों के माध्यम से जो है आप उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो और आप सीटेट में पास हो जाओगे, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। चैनल के साथ में अभी जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लेना उसके, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। उसके अलावा ट्रिक्स भी बहुत सारी मैं डाल रहा हूँ, छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट की ट्रिक्स जो हर साल रिपीट होते हैं, वो वाले टेक टॉपिक्स जो हर साल आते हैं, उनकी ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको याद करा रहा हूँ। और वीडियो को लाइक कर दो जितने लोग भी देख रहे हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना भाई। जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी से कह रहा हूँ, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये चैनल आपको ज़बरदस्त यूनिक कंटेंट देता है, जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा ना, वो नई चीज़ निकाल के लाते हैं हम आपको आसानी करने के लिए आपके लिए। तो आप चैनल के साथ में जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। देखिए सीटेट सीडीपी की बात करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड वो होते हैं जो आपके सही आंसर होते हैं। जो आपके 4 ऑप्शन हैं उनमें से सही वाले आंसर में ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, है ना? और नेगेटिव वो होते हैं कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, इसको ना छुएँ आप। तो 4 ऑप्शन में से छाँटना इस तरह से आपके लिए आसान हो जाता है। देखिए, पॉज़िटिव कौन-कौन से हैं? अगर आपका प्रश्न बुद्धि से आता है, मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक के नाम भी लिखे हैं ताकि आपको उससे और ज़्यादा संशोधित किया जा सके और बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी साथ में लेके चलें। अगर बुद्धि से आपका प्रश्न आता है तो बुद्धि जो है वो आपका बहुबुद्धि होती है, यानी कि बुद्धि केवल एक नहीं होती। हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत से ये साबित हो चुका है, बुद्धि जो है वो कई प्रकार की होती है, विभिन्न विशेषताओं का समूह होता है। तो इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी पता तो आपके ऑप्शन में जो सही वाला ऑप्शन होगा उसमें कहीं न कहीं ये वाले शब्द आपको देखने को मिल जाएँगे। बहुआयामी, समुच्चय, समूह, विभिन्न, विविध, ये वाले शब्द आपको उसमें से देखने को मिलेंगे उस ऑप्शन में। और इसी प्रकार से अगर विकास से आपका प्रश्न आता है, बाल विकास से, तो ये वाले शब्द आपको देखने को मिलेंगे निरंतर, क्योंकि निरंतर चलता है आपका विकास। विकास आपका बहुआयामी होता है ना? काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं ना, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, इस तरह से। सामान्य से विशिष्ट होता है और सर्वांगीण होता है, यानी सर्वांगीण आपको करना भी होता है बच्चों का। अगर प्रश्न आता है आपका वाइगोत्स्की से रिलेटेड, तो आपके ये वाले टैग वर्ड्स यानी कि ये वाले शब्द आपको जो है प्रश्न के अंदर देखने को मिलेंगे। समाज, परस्पर अंत्यक्रिया, सामाजिक, सामूहिक, परियोजना, सहपाठी अधिगम, पाड़ और सहारा देना। पाड़ जो होता है वो आपका स्कैफोल्डिंग को कहते हैं, इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग है, बच्चे की मदद करना। टीचर जब बच्चे की मदद करता है किसी छोटे-मोटे काम को लेकर के तो उसको हम पाड़ कहते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे आज इतना ज़्यादा डिटेल की, क्योंकि आज टैग वर्ड की बात करेंगे। वो तो आप मैराथन क्लासेस में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, डिटेल सिलेबस आपको थ्योरी वाला करा दिया है ना? संज्ञान और संवेग से एक प्रश्न आता है आपका, ये 100% पक्का ही है, हर साल आना ही आना है। तो इसमें आपको सिंपल याद रखना है कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि सन्निहित हैं, संबंधित है एक-दूसरे से और एक-दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो ये वाले शब्द आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा आपके ऑप्शन के अंदर। उसी प्रकार से सक्रिय शब्द अगर आपका आता है, बच्चा सक्रिय है, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण होता है, सक्रिय रूप से बच्चा जो है किसी परियोजना में काम कर रहा है। जहाँ बच्चा सक्रिय होगा वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सहभागिता बच्चे की बहुत ज़रूरी होती है, आप चाहे कोई भी काम करा रहे हैं, आपके सारे बच्चे उस काम में सहभागी होने चाहिए। आपकी शिक्षा प्रणाली, आपका आकलन हो, आपका टीएलएम हो, चाहे आपकी शिक्षण उपागम हो, सारे के सारे बाल केंद्रित होने चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। समावेशी शिक्षा आजकल सबसे नया ट्रेंड है। समावेशी शिक्षा के बिना आपकी कोई शिक्षा नहीं चलेगी। समावेशी शिक्षा का सीधा मतलब ये हो जाता है, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, चाहे ऑटिज़्म, चाहे दृष्टिबाधित, चाहे आपका श्रवण बाधित, चाहे आपका किसी भी प्रकार का बच्चा हो, वंचित वर्ग का बच्चा है, गरीब है, अमीर है, निचली जाति का, उछली जाति का, किसी का भी, सभी को आप एक साथ बराबर का हक देंगे, कक्षा के अंदर एंटर करेंगे, उनको पढ़ाएँगे, उनको समझाएँगे। किसी के साथ भी कोई भेदभाव आप नहीं कर सकते। सिंपल फंडा है कि जिसमें सभी बच्चों को एकत्रित कर लिया जाए, सभी बच्चों को एक साथ मिल-जुल कर के शिक्षा दी जाए, वो आपकी समावेशी। क्रियाशील होने चाहिए आपके सारे बच्चे, यहाँ तक कि टीचर भी क्रियाशील होना चाहिए, टीचर भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए आपका। अवसर, अवसर शब्द को आप बहुत पॉज़िटिव मानते हैं, जहाँ अवसर दिखा वहाँ आँख बंद करके आपने आंसर राइट लगा दिया, लेकिन अब आँख बंद करके नहीं लगाना आपको। अवसर के लिए भी किन चीज़ों के लिए अवसर देना अच्छी बात होती है, वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे स्वायत्ता है,
यानी बच्चा अपनी इच्छा से क्या काम करना चाहता है उसकी इसको अवसर देंगे। बच्चे को स्वतंत्रता देंगे आप कि बच्चे को खुद से काम स्वतंत्र रूप से काम करने का या कोई परियोजना करने का अवसर देंगे उसको। बच्चा अगर करके सीखना चाहता है तो करके सीखने के अवसर देंगे। बच्चे को अंतःक्रिया करने के अवसर देंगे आप। बच्चे को प्रयोग करने के अवसर देंगे ताकि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, समस्या समाधान करना सीखे। तो इन चीजों के अवसर देना अच्छी बात होती है। भाषा प्रयोग के अवसर देना अच्छी बात होती है, वो हिंदी पेडागोजी में पढ़ेंगे। आत्म केंद्रित वाक होता है, एक होता है व्यक्तिगत वाक। दोनों ही एक ही कॉन्सेप्ट है। अपने आप से जो हम बातें करते हैं, मैं अगर खुद से ही बातें कर रहा हूँ मन मन में कि यार आज भूख बहुत लग रही है, खाना भी नहीं बनाया मम्मी ने, घर में क्या करूं, किचन में जो है चलो आम रखे हैं, आम खा खा लेता हूँ, पहले इसको धो लेना चाहिए। तो मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, इसी को आत्म केंद्रित वाक या आपका व्यक्तिगत वाक कहते हैं। लेकिन ये दोनों ही शब्द अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं, इसलिए आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। आत्म केंद्रित वाक जो है वो दिया है आपका पियाजे ने, और व्यक्तिगत वाक जो है वो दिया है आपका वाइगोत्स्की ने। कैसे याद रखेंगे? वाइगोत्स्की में भी स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो होता है आपका वा, और व्यक्तिगत में जो सबसे शुरू का शब्द होता है वो होता है वा। दोनों वा वा। व्यक्तिगत वाक किसकी हो जाएगी? वाइगोत्स्की की। बाकी बचा आपका आत्म केंद्रित वाक प्याजे का। और आत्म केंद्रिता एक गुण होता है जो सेकंड स्टेज में आता है प्याजे की, वो भी आपको याद होगा, है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपका आता है आत्म केंद्रित गुण, प्याजे से रिलेटेड है, सिंपल भाषा में याद रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना याद रहेगा। प्याजे से अगर उसके अलावा अन्य प्रश्न आते हैं तो आप इन टैगवर्ड्स का ध्यान रखेंगे। खोज, सक्रिय, अन्वेषण, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण, जैविक परिपक्वता। जैविक परिपक्वता इसलिए क्योंकि उम्र के हिसाब से इनके चरण चलते हैं। तो बच्चा बायोलॉजिकली के जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे संज्ञानात्मक विकास को प्राप्त करता है। बाकी रही बात अवस्थाओं की, वो मैंने कल की परसों की जो अभी क्लास के स्टार्टिंग में ट्रिक बताई है, उसमें तीनों सिद्धांत आपके पूरी स्टेजेस की ट्रिक बताई है, जिंदगी में नहीं भूलोगे उसको, और एक बार जाके देख लेना। विविधता, विभिन्नता ये बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि आपकी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, इसलिए आपको विभिन्नता अपनानी पड़ती है, चाहे वो हर चीज में। आपके टीएलएम में विभिन्नता होनी चाहिए, आपकी शिक्षण पद्धति में विभिन्नता होनी चाहिए, आपके पढ़ाने के तरीके में, आपके जो है उनको सुविधाएं जो आप दे रहे हैं, निर्देश जो दे रहे हैं, किताबों में भी विभिन्नता हो सकती है आपकी, कि जो आपका दृष्टिबाधित बच्चा उसको ब्रेल लिपि वाली किताबें आप दे सकते हैं। तो विभिन्नता बहुत जरूरी है आपकी, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका सर्वांगीण विकास, आपको बच्चों का सभी का करना है ना। फिर बात करेंगे आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। जो आपका डेवलपमेंट है, चाहे कोई सा भी डेवलपमेंट हो, दोनों ही, चाहे भाषा विकास हो चाहे शारीरिक विकास हो, कोई सा भी हो, दोनों ही आपके आनुवांशिकता और वातावरण चाहिए। आकलन यही होता है लगातार और व्यापक, मतलब सारे ही क्षेत्रों का। रचनावाद आपका पॉजिटिव है सबसे ज्यादा, पूरा का पूरा सीटेट रचनावाद पे आधारित है, कि बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण खुद से करेगा, टीचर सिर्फ हेल्प करेगा, इतना ही आपका रचनावाद कहलाता है। जेंडर जो है वो एक सामाजिक संरचना है। आंतरिक अभिप्रेरणा को आप मोटिवेट करते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट रहे, जबरदस्ती बाहर से उसको प्रोत्साहन ना दिया जाए। बच्चे को इस तरह से डेवलप करो कि बच्चे को पढ़ने में आनंद आए, बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड रहे कि मुझे खुद से करना है। प्रेरण यानी कि प्रेरित और प्रोत्साहित करना पॉजिटिव होता है। प्रासंगिक और संदर्भित, प्रासंगिक संदर्भित का मतलब ये होता है कि आप दैनिक जीवन से जोड़ करके चीजों को पढ़ाएं, लेकिन ये शब्द आपके पॉजिटिव है। विभेदित निर्देश, आप सोचेंगे विभेदित जो है वो सही कैसे हो सकता है? विभेदित का मतलब तो भेदभाव हो जाता है। यहाँ बच्चों में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, निर्देश में भेदभाव कर रहे हैं। जैसे विभिन्नता है, विभिन्न प्रकार के टीएलएम आप इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के निर्देश इस्तेमाल करते हैं, कि बच्चों को जो आपको जो बतानी है बातें, वो विभिन्न प्रकार से बतानी पड़ेगी। किस प्रकार से? जैसे एक श्रवण बाधित बच्चा है, उसको लिख करके बतानी पड़ेगी क्योंकि वो सुन नहीं सकता, और जो दृष्टि बाधित बच्चा है जो देख नहीं रहा, उसको बोल करके बतानी पड़ेगी क्योंकि वो देख नहीं सकता। तो अलग अलग प्रकार के बच्चों को विभेदित निर्देश देने पड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के, इसलिए विभेदित निर्देश आपका पॉजिटिव हो जाता है। नम्य, ये देखो नए नए शब्द आ रहे हैं आजकल। नम्य का मतलब होता है लचीला, जिसमें बदलाव किया जा सके, अनुकूलन किया जा सके बच्चे की जरूरत के हिसाब से। फिर आता है आपका अपसारी और सृजनात्मक। अपसारी और सृजनात्मक होते हैं आपके जो एक समस्या को, एक सवाल को सॉल्व करने के कई तरीके ढूंढ लेते हैं, एक ही काम करने के कई तरीके ढूंढ सकते हैं, उनको अपसारी कहेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ आपका पॉजिटिव होता है क्योंकि दैनिक जीवन से रिलेटेड है। खोज और अन्वेषण, इसमें बच्चा एक्टिव रहता है, इसलिए पॉजिटिव होता है। अनुरूपक चिंतन, कलन विधि, ये समस्या समाधान में इस्तेमाल होती है। अनुरूपक चिंतन का मतलब होता है कि पिछली बार कोई आपने तरीका इस्तेमाल किया था समस्या को सॉल्व करने का, और जब नेक्स्ट समस्या आप सॉल्व कर रहे हैं तो मे भी वो तरीका काम आ जाए, इसलिए आप थॉट प्रोसेस करते हैं, चिंतन करते हैं कि यार मैंने कैसे पिछली बार जो है डील की थी, है ना। तो उसी के उसको सोचना, पिछली बार मैंने किस तरह से समस्या का हल किया था, उसको सोचना आपका अनुरूपक चिंतन कहलाता है। कलन विधि का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज को सॉल्व करना। रचनात्मक आकलन होना चाहिए। रचनात्मक आकलन का सीधा मतलब है कि पूरे साल भर लगातार आकलन चलते रहना चाहिए। योगात्मक होता है आपका निगेटिव, ठीक है। चलिए, ये तो पॉजिटिव थे, मैं आपको निगेटिव वाले भी बताता हूँ, दोनों मिल के ही आपका बनेगा। बच्चे को सजा देना या दंड देना ये बिल्कुल अपराध है आपके लिए।
आप सजा भी नहीं दे सकते, दंड भी नहीं दे सकते, बिल्कुल गलत बात है आपकी। पुरस्कार देना भी गलत है। आप कहेंगे पुरस्कार देना गलत क्यों होता है? आपका पुरस्कार तो अच्छी चीज़ है, इनाम देना चाहिए, बच्चे ने अच्छा काम किया तो नहीं दे सकते आप। क्यों? क्योंकि पुरस्कार देने से आपके बच्चे की बाह्य अभिप्रेरणा बढ़ जाएगी, बच्चा आपका लालची हो जाएगा, उसको आदत लग जाएगी कि मुझे कुछ मिलेगा तो ही मैं काम करूँगा। आंतरिक अभिप्रेरणा खत्म हो जाती है, इसलिए आप पुरस्कार नहीं देंगे। व्याख्यान विधि आपकी गलत होती है, क्यों? क्योंकि इसमें केवल टीचर एक्टिव होता है, बच्चा कुछ काम ही नहीं कर रहा। टीचर आएगा यहाँ लेक्चर झाड़ के चला जाएगा, बच्चा चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा। छोटे बच्चे हैं आपके कक्षा 1 से 8 तक के, उनको व्याख्यान विधि कैसे समझ में आएगी? व्याख्यान विधि तो ग्रेजुएशन में चलती है आपके, है ना? यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए नहीं चलेगी। पुनर्बलन भी आपका गलत चीज़ है। पुरस्कार और पुनर्बलन लगभग एक जैसी चीज़ें होती हैं। प्रत्यास्मरण यानी कि पहले से याद की गई चीज़ को दोबारा से दोहरा देना, ये प्रत्यास्मरण है, ये भी गलत आपका। रटना हो, कंठस्थ करना हो, याद करना हो, ये सब आपका निरर्थक चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव नहीं हो पाता, केवल स्मृति का ध्यान रखता है। इसमें अर्थ निर्माण नहीं होता, इसमें बच्चे की क्रिएटिविटी नहीं जागती, इसलिए ये गलत हो जाता है। अभ्यास करना, ड्रिल करना, दोहराना, ये भी आपका गलत होता है ना? नेगेटिव टैग वर्ड है। गैर प्रासंगिक यानी कि जो टॉपिक है आपका, जो कॉन्टेक्स्ट है आपका, उससे हट के बात कर रहे हैं आप, यानी कि जो टॉपिक चल रहा है उससे अलग ही बात कर रहे हैं, है ना? यहाँ पर बात जो है वायु की चल रही थी, वायु प्रदूषण की, और एग्जाम्पल आप समुद्र का दे रहे हो, तो गैर प्रासंगिक हो गया, है ना? ये चीज गलत। सीधे निर्देश देना, मैंने कहा विभेदित निर्देश देना पॉजिटिव है, सीधा निर्देश देना गलत बात होती है। कि सिर्फ बोल दिया बच्चों किताब निकालो और किताब से जो है अपनी कॉपी में नकल लिखना स्टार्ट करो, ये गलत चीज है, बच्चे एक्टिव नहीं हो पाएंगे उसमें, है ना? तो ये सीधा निर्देश देना गलत चीज है। परीक्षा केंद्रित आपका अधिगम नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित आपका अधिगम नहीं होना चाहिए। आपका अधिगम व्यापक होना चाहिए, केवल पाठ्य पुस्तक तक ना रहे, बच्चे की समझ तक रहे और दैनिक जीवन से जोड़ करके चीजें चलनी चाहिए। बहिष्करण गलत चीज है। बहिष्करण का सीधा मतलब है बच्चों को क्लास से बाहर निकाल देना, या अगर क्लास के अंदर भी है तो उसके साथ भेदभाव आप कर रहे हैं। यानी कि एक निचली जाति का बच्चा है इसलिए उसको नीचे बिठा रहे हैं अलग, और उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे, दूसरे बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, ये गलत चीज है आपकी। मानकीकृत, मानकीकृत का मतलब होता है आपका कि सभी बच्चों को एक जैसा पाठ्यक्रम या एक जैसा आकलन करना। एक प्रश्न पत्र तैयार किया और सभी बच्चों में बांट दिया, चलो जी इसके उत्तर लिखो, तो इसमें आप सही आकलन नहीं कर पाएंगे। वजह क्या है? एक बच्चा आपका दृष्टिबाधित है, एक बच्चा डिस्ग्राफिया वाला है, एक आपका डिसलेक्सिया वाला है, एक बच्चा ऑटिज्म है, और दो सामान्य बच्चे हैं, चार प्रतिभाशाली बच्चे हैं। भाई प्रतिभाशाली बच्चे या सामान्य बच्चे तो रिटर्न एग्जाम दे देंगे, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। एक समान आकलन नहीं कर सकते, एक समान टीएलएम नहीं इस्तेमाल कर सकते, एक समान आप टीचिंग पद्धति नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्या वजह है? वजह यह है कि जब बच्चों में व्यक्तिक विभिन्नता है तो उनकी जरूरतें भी तो विभिन्न विभिन्न होगी। अगर एक बच्चा दृष्टिबाधित है, उसको ब्रेल लिपि की जरूरत है, उसको ऑडियो बुक की जरूरत है जो सुन सके, और आप उसको बहुत बड़े बड़े चित्र दे रहे हैं, चार्ट पेपर दे रहे हैं, बोर्ड पे लिख के समझा रहे हैं, तो उसके कैसे काम आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो इसलिए एक समान, सामान्य बच्चे के लिए अच्छी चीजें हैं ये, सामान्य बच्चा है कोई जो देख सुन सकता है, उसके लिए बोर्ड पे लिख के समझा दो, अच्छी बात होगी। उसके लिए चार्ट पेपर लगा दो, अच्छी बात होगी। लेकिन वही एक समान टीएलएम आप दृष्टिबाधित बच्चे पे लागू करेंगे तो गलत हो जाएगा, उसका नुकसान हो गया। इसलिए पाठ्यक्रम भी विभेदित होना चाहिए, आकलन भी विभिन्न प्रकार से, टीएलएम भी विभिन्न प्रकार का, पद्धति भी विभिन्न प्रकार की होनी चाहिए। एक जैसा आपका काम नहीं करेगा। इसलिए ये एक समान क्या हो सकता है? एक समान हो सकता है अधिकार, सभी बच्चों को क्लास में बैठने का एक समान अधिकार है। एक समान हो सकता है उनकी मातृभाषा में बात करना, कि उन सभी की मातृभाषा में बात की जाए, ये उनका अधिकार है एक समान। लेकिन ये नहीं कि आप जो है सभी को एक समान तरीके से पढ़ाने लग जाएं, ये गलत हो जाए। अनम्य आपका निगेटिव है। अनम्य देखो, जो लचीला ना हो, जिसमें बदलाव ना हो सके, अलचीला, कठोर, दृढ़, ये चीजें आपकी निगेटिव हो जाएंगी। विशेष विद्यालय का प्रावधान आपका गलत हो चुका है, क्योंकि अब समावेशी चलते हैं, है ना? अलग संकाय में पढ़ाना, यानी कि कोई बच्चा आपका जो है, आपको लगा ये बच्चा तो सामान्य बच्चों के साथ बैठ नहीं पा रहा, इसको अलग कक्षा में पढ़ाओ, नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि समावेशी शिक्षा में खिलाफ हो जाएगा। तुलना नहीं कर सकते आप बच्चों की, दो बच्चों की आपस में तुलना, चार बच्चों की, सबने ये बढ़िया तेज बच्चा है, ये बुद्धू बच्चा है, नहीं कर सकते आप, गलत चीज है। प्रतिस्पर्धा यानी कि बच्चों में आपस में प्रतियोगिता, कंपटीशन करवाना, कि कौन ज्यादा नंबर लाएगा, ये चीज गलत होती है। अभिसारी गलत होता है, क्योंकि अभिसारी बच्चे वो होते हैं जो केवल एक तरीके पे अड़ जाते हैं, उनसे दूसरा तरीका सोचा ही नहीं जाता, है ना? खारिज कर देना या अनदेखा करना, किन चीजों को? बच्चों की सोच को, बच्चों के अपने थॉट्स को, बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता को, बच्चे ने कोई काम किया है अच्छा, उसको अनदेखा कर रहे हैं आप, बच्चे की मातृभाषा को अनदेखा, ये गलत चीजें होती हैं। निष्क्रिय होना गलत है आपका, बच्चा आपका निष्क्रिय नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कठोर अनुशासन आप लागू नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा आपका इमोशनली डिस्टर्ब हो सकता है। शिक्षक केंद्रित आपका पाठ्यक्रम भी नहीं होगा, आपका आकलन भी नहीं होगा, आपकी किताबें नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। ग्रेडिंग रैंकिंग देना गलत बात होती है, कि बच्चों को नंबरों के लिए आप पढ़ा रहे हैं, कि इसके 100 नंबर आएंगे, इसको A1 दो, इसको B+ दो, ये चीजें गलत होती हैं। ये साल के लास्ट में होती है, लेकिन ये बीच में आपकी शिक्षण पद्धति में ये चीजें नहीं आएंगी। बच्चे पर दबाव डालना गलत बात होती है। मात्र, केवल और ही, ये भी कुछ हद तक
आपका क्या है कि ये 99% तो गलत ही होते हैं, 1% में आपके कई बार सही हो जाता है। लेकिन अगर इसके साथ में कोई पॉजिटिव टैगवर्ड जुड़ा होगा तो, जैसे कि मान लीजिए आप ये कहें सभी बच्चों को क्लास में केवल सक्रिय रखना चाहिए, तो केवल सक्रिय रखना चाहिए अच्छी बात हो गई, इसमें केवल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि बच्चे को अधिगम केवल विद्यालय में ही होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिगम जो होता है वो केवल विद्यालय में नहीं होता। दैनिक जीवन में सड़क पे चल के जा रहे हैं, वहां भी सीख रहे हैं, घर में भी सीख रहे हैं, सब जगह सीख रहे हैं। तो केवल विद्यालय में नहीं होगा, सब जगह होगा। तो ये चीजें लिमिटेशन पैदा करती है, यहाँ आपको अपना सेंस लगाना पड़ेगा कि किन चीजों में लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, है ना। वैसे 99% तो ये गलत ही होते हैं आपके। नकल करना आपका गलत हो जाएगा। व्यवहारवाद आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि संरचनावाद अभी हमने बात की है, सीटीएट आपका पूरा का पूरा संरचनावाद पर आधारित है। उद्दीपन, अनुक्रिया, अनुबंधन, ये शब्द भी आपके व्यवहारवाद से रिलेटेड हैं। उद्दीपन, अनुक्रिया, अनुबंधन, ये चीजें आपकी व्यवहार, जो कुत्ते बिल्ली वाला सिद्धांत है ना, थॉर्नडाइक का, पावलोव का, वो है, वो आपके सीटीएट में काम नहीं करते और आते भी नहीं है ना। ये शब्द अगर कहीं भी दिखे, इसको गलत ही कर देना। प्रक्रियात्मक स्थिरता, ये होता है आपका कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरीके हैं ये। तो प्रक्रियात्मक स्थिरता का मतलब ये होता है आप फंक्शनिंग पे रोक लगा दी आपने, आप एक्टिव नहीं कर पा रहे बच्चे को, तो ये चीजें निगेटिव हो जाती है। अनुक्रिया समुच्चय, ये भी निगेटिव हो जाता है। इसका मतलब होता है कि आप किसी एक तरीके पे अटक गए हैं, आप बार बार उसी तरीके को इस्तेमाल करते हैं जबकि वो काम भी नहीं कर रहा, आप व्यापक रूप से नहीं सोच पा रहे हैं, तो ये चीजें गलत होती हैं आपकी। ठीक है जी, ये चीजें आपके जो हो गई, आपके निगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड हो गए। और इसके अलावा बात करें हम, तो आपके जो छोटे छोटे